नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सुपर्णा श्री। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास इंसान मौजूद हैं जो हैं पुलकित डागा। इन्होंने कैट 2023 एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है एंड ये वन ऑफ द टॉपर्स हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। क्वांट का सेक्शन इस बार कैट 2023 में बहुत डिफिकल्ट आया था, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे की? तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे था कि मेरा मोमेंटम अच्छा बन गया था फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन VARC जो है उसमें रिलेटिवली अच्छी स्पीड पे मैंने निकाला था। सो आई वाज ऑलरेडी इन अ पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, दैट मैटर्स अ लॉट। मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि आप इंडिविजुअल सेक्शंस को इंडिविजुअल प्रायोरिटी दो, बट आपका जो एक रिदम बन जाती है दैट हेल्प्स आपको आगे भी। तो क्वांट में अगेन अब इतना डिफिकल्ट सेक्शन है तो यू हैव टू कंसिडर कि अब आप सारे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो क्वेश्चंस। एनीवे कैट में आप सारे अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट का आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उन पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दूं, बट मुझे अच्छा स्कोर करना है। ओके। सो आपको क्या लगा कि जो इस साल कैट का पेपर था उसमें सिर्फ क्वांट का सेक्शन डिफिकल्ट था या बाकी और सेक्शंस भी पिछले साल के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डिफरेंट आए थे? तो अभी पिछले 2-3 साल से कैट ने थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है। रिलेटिवली लास्ट ईयर DILR सेक्शन जो था वो थोड़ा टफ था एंड इस बार सिमिलर लेवल पे था, बट क्वांट को काफ़ी टफ कर दिया था। तो इसलिए मतलब बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा टफनेस के स्केल पे था कि ज़्यादा डिफिकल्टीज लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी डिफिकल्टी ज़्यादा था। ये आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल वॉज एट 83 मार्क्स, इस साल 99 परसेंटाइल वॉज एट 76 मार्क्स। तो 7 मार्क्स का जंप इज सब्सटैंशियल। आपने कैसे प्रिपेयर किया था? वन डे इन अ लाइफ ऑफ पुलकित डागर कैसा था? फर्स्ट स्टेप मेरे लिए था कि पहले मैं सारे रिसोर्सेज लाऊं। आपने कोई कोचिंग ली थी? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। बिना किसी कोचिंग बिना के? कोचिंग के। वाओ। कैट एक ऐसा एग्जाम है, पर्सनली आप मुझसे पूछो तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप रेगुलर हो, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके। क्योंकि इतना कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हेल्प करने के लिए कि आपको कोचिंग की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए, ये नहीं कहूँगा कि किसी को कोचिंग लेनी नहीं चाहिए। अलाइन कैसे होता है फिर? यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी, तो अलाइनमेंट कैसे होता है? कब क्या पढ़े, कैसे सोचा आपने? एग्जैक्टली, इसके लिए लोग कोचिंग लेते हैं टू गेट दिस स्ट्रक्चर। मेरा पॉइंट था कि अब मुझे पता है मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, क्योंकि मैंने दिया हुआ है कैट। अच्छा। और मैंने स्टार्ट ही अपना प्रेप इस बार मॉक्स से किया था कि मैंने 1-2 मॉक्स दिए ताकि मैं रियलाइज करूं कि कहाँ मेरा ठीक है, कहाँ मेरा लैक करता है। अब एक मॉक दोगे आपको पता नहीं है कि क्या कैसे स्कोर बना। आप 3-4 दोगे आपको पता चल जाएगा ये मेरा वीक एरिया, ये स्ट्रॉन्ग एरिया। अब आप स्ट्रॉन्ग एरिया को थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, वीक एरिया को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करोगे ताकि वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बने। ओके। तो पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या है वीक स्ट्रॉन्ग एरियाज। मेरे पास सारा रिसोर्सेज आ गए कि मेरे पास क्वेश्चन बैंक्स आ गए, मॉक्स कहाँ से देने हैं, और मेरे पास वीडियो रिसोर्सेज आ गए, क्योंकि अभी भी मैं मैथ्स से बहुत डिस्टेंस हो गया था क्योंकि 2-2.5 साल से कोई पढ़ाई नहीं की थी। तो उसके बाद सबसे पहले मैथ्स पे फोकस किया कि कहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलेगी। बेसिक स्ट्रॉन्ग करो आप, LRDI और बाकी दोनों सेक्शन VARC प्रैक्टिस करते रहो साथ में। सो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। एंड लाइक यू आज द डे इन लाइफ ऑफ पुलकित। तो अगेन मैं सुबह 9 बजे उठता था रिलेटिवली, एंड मेरा था पर्पस कि सुबह सुबह जिम जाके एक अपने आप को स्टार्ट दे दो। 10:30-11 बजे पढ़ने बैठ गए, उसके बाद 1 घंटा पढ़ा, फिर हम रेसिपी शूट करते थे क्योंकि 1 घंटा एक स्टार्ट मिल गया। अब मेरे को एक ब्रेक चाहिए, रेसिपी शूट हो गई, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया मैंने। अब मैं 4 बजे वापस पढ़ने बैठता था। 4 बजे से अराउंड 7-8 बजे तक पढ़ाई की, या बीच में भी थोड़े से ब्रेक्स ले लिए कि मे बी आधा घंटा इंस्टाग्राम पे एंगेज कर लिया ऑडियंस से या जो भी, क्योंकि पोस्ट भी करना होता था। तो कभी कभी मैं शाम को पोस्ट कर देता था। फिर मैं रात को डिनर करके पेरेंट्स के साथ थोड़ी देर बैठता था। मेरे फादर भी ऑफिस से आ जाते थे तो हम बैठ के थोड़ा चिट चैट कर लेते थे दिन के बारे में ओवरऑल। एंड रात को मैं थोड़ी देर पढ़ता था, थोड़ी देर वीडियो एडिट करता था, जितना भी टाइम लगे, एंड रात को आधा घंटा एक बुक पढ़ के आई कॉल इट अ नाइट। सो बेसिकली आपने प्रोफाइल बिल्डिंग पे कैसे काम किया? प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर मी हमेशा था मेरा पर्पस कि मुझे MBA में B स्कूल जाना है आफ्टर गेटिंग सम वर्क एक्स अंडर माई बेल्ट।
बिकॉज 2 रीजंस हैं। एक, मुझे फिगर आउट करना था कि क्या ये फील्ड मैं जिसमें काम करना चाहता हूँ ये मेरे लिए है क्या नहीं, या मतलब कोई और फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग MBA करते ही अपना प्रोफाइल शिफ्ट करने के लिए, कि सपोज़ वो फाइनेंस में काम करे, वो मार्केटिंग में HR में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में फाइनेंस में आना चाहते हैं, तो ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं, जो भी है। बट काफ़ी लोग MBA उस पर्पज़ से करते हैं। तो मेरा था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग एज अ फ्रेशर एंड रियलाइजिंग आफ्टर MBA कि मैंने 1 साल जॉब किया और मुझे रियलाइज़ हुआ MBA के बाद कि ये तो फील्ड मेरे लिए है नहीं, तो उस टाइम बहुत इशू हो जाता है। इससे बेटर है आप पहले थोड़ा सा वर्कएक्स लो। सेकेंड रीज़न मेरे लिए था कि वर्कएक्स के पॉइंट्स होते हैं फॉर B स्कूल्स, उनका क्राइटेरिया होता है। एज अ फ्रेशर आप एट अ डिसएडवांटेज होते हो रिलेटिवली, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है एज अ फ्रेशर। आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? मैं बस ये बोलूँगा, अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए कि हमें ये क्रैक करना ही है, क्योंकि कैट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। ये आपका लाइफ नहीं डिसाइड करेगा। डोंट पुट सो मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि हाँ यही डिसीजन मेकर है, ये डिटरमाइन करेगा मैं स्मार्ट हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज कैट में टॉप स्कोर ज़रूरी नहीं है टू गेट अहेड इन लाइफ, टू डू वेल प्रोफेशनली। आप एक टियर B स्कूल से जाके भी एक अच्छा एक्सपीरियंस लो, अच्छा काम करो, यू कैन अचीव ग्रेटनेस। तो कैट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। और इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग का क्या फैक्टर होता है? सो कैट में बहुत सारे इंजीनियर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एंड उनका बिकॉज उन्होंने पढ़ाई इतनी की है, मैथ्स उनका बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको एक एडवांटेज होता है। डेफिनेटली उन्होंने मेहनत की है तो एडवांटेज मिला है। बट अगर आप देखो टॉपर्स की लिस्ट एंड एवरीथिंग, तो मेजॉरिटी इंजीनियर्स होते हैं। अच्छा। सो अगर एज एन इंजीनियर आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल भी आती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉल्स आएगा IIM से, बिकॉज उनको डाइवर्सिटी चाहिए होती है। एंड डाइवर्सिटी इज़ अ क्राइटेरिया, मतलब इंजीनियर्स अगर वो भर दें पूरे बैच में, तो उनके बैच डाइवर्सिटी नहीं होती, क्योंकि अगर एक ही बैकग्राउंड से लोग हैं तो जो लोग जा रहे हैं उनके लिए एक्सपोजर बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि सब सिमिलर स्ट्रीम से हैं, सिमिलर कॉलेजेस से हैं। क्योंकि अब अगर वो IIT से भर के ले रहे हैं तो फिर सब सिमिलर कॉलेजेस से हो जाते हैं, एंड बाकी लोगों को उतना एक्सपोजर भी नहीं मिलता जो अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो इसलिए वो हर कॉलेज चाहता है अपना बैच डाइवर्सिफाई करना, तो इसलिए एडवांटेज होता है नॉन इंजीनियर्स को, या फिर कह सकते हैं डिसएडवांटेज होता है इंजीनियर्स को, क्योंकि उनको बहुत हाई स्कोर करना होता है टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज एज कम्पेयर टू से नॉन इंजीनियर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 0.5 परसेंटाइल का डिफरेंस होगा, बट ये सब्सटैंशियल होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स। कैट इज़ वन एग्जाम जिसमें यू नीड टू बी डेडिकेटेड, यू नीड टू मैनेज योर टाइम वेरी वेल, एंड यू जस्ट नीड टू बी फोकस्ड। एंड एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है, एग्ज़ाम हर साल लोग करते हैं, हर साल लोग क्लियर करते हैं। आप में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, एवरीबडी कैन डू इट। थैंक यू पुलकित, आपके टाइम के लिए आपने अपना समय निकाला हमारे लिए, और हमारे ऑडियंस को इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज और इंसाइट्स मिली होगी। तो आप देखते रहें दैनिक जागरण और भी न्यूज़ और बाकी अपडेट्स के लिए। और अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और इंटरव्यूज़ चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमें बताएं।